एक बार फिर स्वागत करते हैं आप लोग का इस चैनल का नाम जिसका नाम है टेक्निकल विथ नी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर। कहने का मतलब इसके नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब प्रारंभिक विद्युत की वैद्युत की होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कुछ रिवीजन करें पिछले क्लास के। तो हम शुरुआत करते हैं शुरू से। तो कहाँ से? तो सबसे पहले मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। ठीक है, पदार्थ क्या है? कहा जाता है कि ब्रह्मांड का जितना भी कण है या जितना भी बॉडी है, मतलब वस्तु है, सब क्या है? पदार्थ। ठीक है, जैसे मेरे पास ये पेन है, वो भी पदार्थ है। ये मेरा शर्ट है, ये भी पदार्थ, मतलब सब चीज पदार्थ ब्रह्मांड। लेकिन इसको अच्छा से डिफाइन किया जाएगा तो इसमें कुछ भार हो, ठीक है, जो जिसको जहां भी रखेंगे तो स्थान गिरेगा। जिसमें कुछ भार हो जो स्थान गिरे, तथा जिसे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया सके। ज्ञान इंद्रिया मतलब जैसे आए आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा। ठीक है, ये 5 ज्ञान इंद्रिया कहा जाता है। तो उसके द्वारा अनुभव किया जा सके कि ये चीज उपस्थित है। जब हवा चल रहा है तो हमको कैसे महसूस होगा? त्वचा से महसूस। ठीक है, तारा बहुत दूर है, हमको दिख कैसे रहा है? आंख से दिख रहा है। ठीक है, अंधेरा है, कोई चीज नहीं दिख रहा है, लेकिन सुनाई कैसे देगा? कान से सुनाई देगा। तो ये सब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके। और जिसमें कुछ भार हो जो स्थान घेरे वह पदार्थ कहलाता है या मैटर। ठीक है, और पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं। पहला है सॉलिड या ठोस। ठीक है, तो ठोस क्या है? तो ठोस पदार्थ वो है जिसमें वैसा पदार्थ जिसमें भार, आयतन तथा आकार निश्चित। कहने का मतलब भार, आयतन और आकार। जैसे मान लीजिए स्केच पेन है, इसका कुछ भार है ना, और इसका भी कुछ आकार है। जैसे इसको कहा जा सकता है सिलेंड्रिकल, मतलब बेलाकार। ठीक है, आकार और तथा कहता है आयतन। ठीक है, तीनों निश्चित, मतलब वॉल्यूम निश्चित। आयतन का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई चाहे ऊंचाई, वो तीनों निश्चित हो। करेंगे तो बदलेगा नहीं। अगर इस पेन को आधा हम काट देते हैं तो ये सॉलिड है, तो क्या होगा? इसका सब चीज बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, आयतन भी बदल जाएगा, आकार भी बदल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हर चीज स्थिर है, मतलब निश्चित। भार, आयतन तथा आकार निश्चित हो, वो सॉलिड कहलाता है। जैसे क्या है? ईंट है, ठीक है, कागज है, ठीक है, प्लास्टिक है। सभी पदार्थ क्या है? सॉलिड है। दूसरा है क्या? लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। ठीक है, तो द्रव कहा जाता है कि वो भाग है कि जिसका आकार और भार तो निश्चित रहता है। नहीं, जिसका आयतन और भार तो निश्चित रहता है। भार और आयतन निश्चित है, ठीक है, लेकिन आकार निश्चित नहीं। जैसे पानी है, वो भी द्रव है, तरल द्रव, एसिड है। कहने का मतलब उसको जिस पात्र में रखेंगे वैसा आकार ले लेगा। तो आकार निश्चित नहीं है, लेकिन भार और आयतन अनिश्चित। जैसे मान लिया कोई चपटा पात्र है, उसमें पानी रखेंगे तो वैसा आकार ले लेगा। ठीक है, और बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा आकार ले लेगा, लेकिन आयतन और भार निश्चित रहता है, वो द्रव कहलाता है। ठीक है, तीसरा है गैस। गैस को गैस ही कहते हैं। तो गैस क्या है? गैस में भार तो निश्चित रहेगा, लेकिन आयतन और आकार अनिश्चित रहेगा। कहने का मतलब निश्चित नहीं, उसका आकार बदल सकता है, आयतन भी बदलता है।
ठीक है, लेकिन भार उसका निश्चित रहेगा। जितना मान लो 1 kg का गैस है 1 kg ही रहे, लेकिन आयतन और आकार अनिश्चित है। ये समझ में गए। उसके बाद आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब कहा जाता है अणु। तो अणु क्या है? ठीक है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अणु कहलाता है। कहने का मतलब पदार्थ किससे बना है? पदार्थ को देखा गया क्या चीज से? माइक्रोस्कोप से, तो कुछ कण दिखाई दिया, ठीक है, वही अणु। पदार्थ का वो सूक्ष्म कण जो भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अणु कहलाता है, ठीक है। और देखा गया कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में अलग अलग अणु का स्थिति है। क्या अणु का स्थिति है? कि ठोस है, सॉलिड है, तो उसमें अणु क्या है? सब सटा हुआ है, एकदम पूरा सटा हुआ है सब। द्रव है, उसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और गैस है तो इसमें बहुत ज्यादा दूर रहता है। तो जिसमें अणु आपस में सटा रहेगा वो कम स्थान घेरेगा, ठीक है। और जिसमें यह थोड़ा सा अलग रहेगा तो वो ज्यादा स्थान घेरेगा, और गैस उससे भी ज्यादा स्थान घेरता है। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। उसके बाद हम लोग समझते हैं एटम के बारे में। एटम क्या है? एटम मतलब परमाणु, ठीक है। तो परमाणु क्या है? तो कहा जाता है पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो परमाणु का। कहने का मतलब पदार्थ जो है उसका सबसे अत्यंत सूक्ष्म कण, उससे छोटा कोई कण ही नहीं होता है। मतलब अभी तक पढ़ाई के अनुसार ऐसा अभी आउट खोजा चल चुका है, हिग्स बोसॉन है, क्वार्क है, बहुत सारा है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। तो कहने का मतलब पदार्थ का वो अत्यंत सूक्ष्म कण जो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो ये परमाणु कहलाता है। परमाणु, ठीक है, परमाणु कहलाता है। उसके बाद हम लोग परमाणु के देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या स्थित रहता है? ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रोटॉन मतलब यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, कूलम आवेश होता है। इस पर कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है, ठीक है। ये सब अर्लियर क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे है टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना, ठीक है। तो परमाणु संरचना क्या है? तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन में एक कक्षा नहीं, वो अलग अलग पदार्थों के अलग अलग तत्वों के अनुसार बहुत सारा कक्षा है, ठीक है। तो जिसमें अलग अलग कक्षा है, जैसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में अवस्थित, इसके चारों ओर एक कक्षा है, फिर दूसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा है, चौथा कक्षा है, पांचवा कक्षा है, ठीक है। तो ये सब कक्षाएं हैं जो, इन सब कक्षाओं को, ये सब इलेक्ट्रॉनिक का कक्षा है,
ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन का कक्षा को अलग अलग नाम दिया गया, KLMNOP, ठीक है, से नाम दिया गया। और देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में जो अलग अलग कक्षाएं हैं, ठीक है, कक्षाओं में जो बाहरी कक्षा है उस पर न्यूक्लियस के तरफ से, मतलब नाभिक के तरफ से कम दबाव लगता है, जबकि पहला कक्षा में ज्यादा बल लगता है, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, अलग अलग कक्षा कैसे दिख रहा है। लगभग हमारे सौरमंडल की तरह दिख रहा है। जैसे हमारे सौरमंडल के बीच में सूर्य है, उसके किनारे किनारे बहुत सारा ग्रह चक्कर, ठीक है, तो वैसा ही दिख रहा है। और इसमें यह खाली सौरमंडल जैसा दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग चक्कर लगा रहा है KLMNOP, तो वह सब इलेक्ट्रॉन भी हमारे ग्रह की तरह ही, जैसा हमारे ग्रह में दो गति होता है, एक अपना कक्ष पर घूमना, मतलब चक्कर काटना, और एक क्या है कि घूर्णन गति, अपने अक्ष पर घूमना लट्टू के जैसा, और दूसरा क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना। तो इलेक्ट्रॉन में भी यही गति है, स्पिन मोशन, और क्या है, ऑर्बिटल मोशन, मतलब कक्षीय गति और घूर्णन गति आपस में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यही देखा गया। तो ये सब इलेक्ट्रॉन में कितना कितना अलग अलग, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों पर कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है 2n²। ऐसे पर लिखेंगे K बराबर 2 इंटू, पहला कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 1² बराबर 2, L बराबर 2 इंटू 2² बराबर 8, 2 इंटू 3² 18, 2 इंटू 5² 50, 2 गुने 6 का स्क्वायर 72, 2 गुने 98, ठीक है, इतना कक्षा होता है। और इस सब में पहला मतलब K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन, इसमें 72 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 98 इलेक्ट्रॉन रह, मतलब इससे अधिक नहीं रहेगा। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख लेते हैं इसी में। तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन है मान लिया, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, तो ये 1 मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना होगा 6, 6 2 8 होगा। सोडियम है 11, तो क्या हो गया 2 8 8 2 10 हो गया, तीसरा कक्षा 1 आ गया, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, याद रखना, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि बाहर बल कम लगता है तो वो बाहर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। वैसे ही क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 17, 2 8 7, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम को 32 है, 2 8 18 4 18 10 28 4 32, मान हम कोई भी लिखता है X, ठीक है, जिसका क्या है 50 है, तो कैसे बनाएंगे 2 8 18, ठीक है, फिर 18, 18 दूनी 36 46 और 4 इधर, ठीक है। तो ये इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं आसानी से, जो हम लोग देख रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, और हमसे कांटेक्ट करिए। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या, इसके बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है,
इसमें सब देखिए, सब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का पहला और अंतिम कक्षा में एक ही है, इसमें 6 है, 8 है, 7 है, 4 है, 4 है। तो पहले हम बता चुके हैं कि 8 से अधिक अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर होगा तो बाहर चला जाएगा। और यहाँ एक है इलेक्ट्रॉन सोडियम में, ठीक है। तो 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस नहीं बनेगा और बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तत्व से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सब, तो कहता है कि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो उसका क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन करेगा। तो ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसको कहा जा सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है, ये हो जाता है। उसके बाद है फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में समझना है। थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है, इसके बारे में हम सब बताएंगे आपको। तो ये है, देखिए ये है क्या है, सोडियम, और ये है क्लोरीन। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, क्लोरीन का 17 है। कन्फिगरेट करेंगे 2 8 1, इसका है 2 8 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बताइए। तो यहाँ देखिए 1 सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन है और 7 क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन में ऐसा बाह्य बल एक आरोपित किया जाए कि बाहर इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरा तत्व में चला जाए, तो वह उसका क्या कहना, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो कहलाएगा। तो कैसे होगा, तो जैसे देखिए NaCl, NaCl क्या है, नमक। NaCl को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड या साल्ट कहा जाता है। तो दोनों कैसे मिला है, कहा जाएगा कि कैसे मिला है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिला, मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा मिला। तो कैसे मिलेगा, तो हम बता रहे हैं, एक प्रैक्टिकली रूप से बता रहे हैं कि एक बीकर ले लिया जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या किया जाएगा, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन कह रहे हैं सोडियम, सोडियम पदार्थ होता है जो ठोस होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब और जो ठोस, उसको रख दिया जाता है। और इधर से क्या किया जाएगा, सिलेंडर के द्वारा, ठीक है, क्लोरीन गैस को भेजा जाएगा, ठीक है, बंद रहना चाहिए। उसके बाद क्लोरीन गैस को भेजा जाएगा, ये बीकर है। और नीचे क्या किया जाएगा, एक स्टोव लगा दिया जाएगा, मतलब हीट करने के लिए। जब भी हीट किया जाएगा, ठीक है, उष्मा दिया जाएगा और बंद अवस्था में यहां से क्लोरीन गैस जा रहा है और यहां सोडियम है, ठीक है, और उसको हीट किया जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। तब क्या होगा, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला जाएगा, तो यही क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और यहाँ अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों तत्वों के बीच में एक बंधन बनेगा जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या आप लोग पढ़े होंगे सहसंयोजक बंधन। और जब सहसंयोजक बंधन बनता है तो एक तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है, साल्ट, मतलब नमक, या सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। तो यही है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि किसी 2 या 2 से अधिक तत्वों को, ठीक है, रासायनिक जब क्या करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकलकर मुक्त हो जाता है, ठीक है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहता है। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, निकलने से क्या होता है, तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है और उसको जिसके दोनों तत्वों के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या संयोजक बंधन बनता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होता है। उसके बाद क्या है, वैलेंसी, मतलब संयोजकता। तो वैलेंसी या संयोजकता क्या है, सबसे पहले
तो जैसे है सोडियम 11, अभी हम लिखे थे 2 8 1, क्लोरीन 17 2 8 7, ऑक्सीजन 8 2 और 6, हाइड्रोजन 1 1। ठीक है, तो कहता है कि किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन में ड्यूएट या ऑक्टेट मतलब 8 पूर्ण करने में, ड्यूएट या ऑक्टेट पूर्ण करने में जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, मतलब ड्यूएट या मतलब किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन में, किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन में या किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में ड्यूएट या ऑक्टेट पूर्ण करने में जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी वो उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा, मतलब संयोजकता कहलाएगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो ड्यूएट या ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? तो 1 ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ कितना चाहिए? यहाँ भी 1 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने में, क्योंकि 7 तो है ही है, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने में? यहाँ ड्यूएट पूरा करेगा नहीं क्योंकि 6 अंतिम कक्षा में। यहाँ क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना इसमें भी चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऐसे आ गया जैसे हीलियम, इसके अंतिम कक्षा और प्राथमिक कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो उसका बैलेंसी कितना हो? तो कितना लोग कहता है वो उतना ही 2 ही हो जाएगा? तो नहीं, बैलेंसी हो जाएगा 2 + 0 = 0। आ रहा है ड्यूएट या ऑक्टेट पूरा करने में जितना इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो वो उसका ये कहलाए। आपको आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा संयोजकता। इसके बाद हम लोग चलते हैं आयंस की तरफ। आयंस क्या है? आयन तो कहता है आयन क्या है? आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं का बहुत सारा जो समूह है वो आयंस कहलाता है। ठीक है, आवेश युक्त मतलब चार्ज युक्त। ठीक है, चार्ज अगर आवेश युक्त परमाणु है या परमाणुओं का समूह है तो वह आयंस कहलाएगा। ठीक है, आयंस मुख्यतः 2 प्रकार के, एक कट आयन, एक ऋण आयन, मतलब धन आयन और ऋण आयन। धन आयन रहेगा उसमें क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, और ऋण आयन रहेगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक। बताइए क्यों? देखिए हम बता रहे, धन आयन जो रहेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ऋण आयन को देगा। अभी हम जैसे देखे हैं सोडियम क्या दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है, किसको? क्लोरीन को। तो जिससे क्या होगा? उसका एक संख्या कम हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके पास पैसा है वही ना बांट रहा है, तो उस पर नेगेटिव मतलब उसमें उसको मतलब ये कहा जाएगा धन आयन कहा जाएगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। और जिसमें 1 अधिक होगा ऋण आयन, क्योंकि वो ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो वह ऋण आयन कहलाएगा। ठीक है, अब आपका मेन आईटीआई का सिलेबस शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहला है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, कितना लोग को आता है धारा विद्युत? जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे धारा विद्युत, लेकिन ये है होगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? तो कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। साधारण डेफिनेशन, 1 लाइन का डेफिनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह विद्युत धारा का, या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन में आवेश, आवेशों का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। तो 2 डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहता है, आवेशों का सतत प्रवाह विद्युत। नेक्स्ट तीसरा डेफिनेशन क्या होगा? कि एकांक समय में आवेशों का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, या दूसरा कहेंगे आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा। ठीक है, आवेशों के सतत प्रवाह के दर, तो विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा Q/T। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहां क्या है आई बराबर
आई बराबर तो विद्युत धारा है, क्यू बराबर आवेश है कूलम्ब में, टी बराबर समय है सेकंड में। ठीक है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। तो एकांक समय में आवेशों का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहा, या आवेशों के सतत प्रवाह की दर को, दर जहां आया तो समय आ गया, विद्युत धारा को। विद्युत धारा को कैपिटल आई से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राय हाईवे में वो सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या है। ठीक है, मतलब 1 एम्पियर क्या है, तो कहता है कि किसी चालक में 6.28 इंटू 10⁻18 कूलम्ब आवेश, ठीक है, 1 सेकंड में जब प्रवाहित कराया जाएगा, 6.28 इंटू 10⁻18 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कराया जाएगा, तो वो क्या होगा, 1 एम्पियर के बराबर धारा। वो 1 एम्पियर के बराबर होगा, मतलब इतना चार्ज आवेश अगर प्रवाहित कराएंगे तो 1 एम्पियर के बराबर माना जाएगा। समझ में आ गया, 1 एम्पियर कह सकते हैं। देखिए कोई डिफिनीशन है जो आप लोग को अगर नोट्स बनाकर लिखना है तो आप लोग वीडियो बार बार पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस क्या है, पहले ये समझना है रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए कोई पाइप है, पाइप में सब पानी जा रहा है, पाइप को दाबेंगे तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो वैसे ही पाइप के जगह यहाँ चालक है, चालक में जैसे वहां पानी बह रहा था वो यहाँ धारा बह रहा है। ठीक है, और जब चालक को दबाया जाएगा, मतलब किसी माध्यम से दबाया जाए तो क्या होगा, धारा प्रवाह में कठिनाई होगा, तो क्या कहलाएगा, उसका रेजिस्टेंस। तो कुछ ऐसा पदार्थ है जिसके कारण क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है या विरोध उत्पन्न करता है। जैसे है कुछ पदार्थ है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, ठीक है, या कुछ मिश्र धातु भी है, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, ठीक है, और यूरेका है, कॉन्स्टेंटन है, ये सब मिश्र धातु है, कुछ मिश्र धातु है, कुछ धातु है। तो वो क्या करता है, जब इससे धारा प्रवाहित करा जाएगा तो बहुत ज्यादा विरोध उत्पन्न करेगा, तो जिसके कारण धारा का प्रवाह में विरोध उत्पन्न हो। अरे मतलब इस चालक से धारा प्रवाहित करा दे, मान लिया 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करा दे, तो ये पदार्थ मान लिया यहाँ लगा हुआ है, तो जिसके कारण क्या होगा, धारा का मान यहाँ कम हो जाएगा, 4.5 एम्पियर जाएगा। तो ये क्या जो 0.5 एम्पियर है वो क्या चला गया, चालक ग्रहण कर दिया जो ये पदार्थ लगा हो। इसलिए इसका डिफिनेशन है, किसी पदार्थ का वो स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। किसी पदार्थ का वो स्वाभाविक गुण विद्युत धारा का प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल दोज डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से सूचित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है। ठीक है, इसका सिंबल है यहाँ ओम का सिंबल। उसके बाद है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब चालकता, चालकता। ठीक है, तो चालकता क्या है, तो वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब कि एक तरह से कहा जाएगा तो उल्टा कहा जाएगा, ऑपोजिट कहा जाएगा। तो किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध ना कर सुगमता प्रदान करे, कहने का मतलब विद्युत धारा को आसानी से जाने दे, वो उसका चालकता का, कंडक्टेंस का। तो चालकता को जी से सूचित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, महो या साइमन। ठीक है, महो कहने का मतलब इसका सिंबल उल्टा हो जाएगा, प्रतिरोध का उल्टा सिंबल हो जाएगा, ओम का उल्टा महो हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल है, और साइमन
तो मेन था ओम का नाम जॉर्ज साइमन वोहम, ठीक है, और उसी के नाम पर उन्होंने रख दिया। जॉर्ज का जी ले लिया, इससे सूचित कर दिया कंडक्टेंस को, साइमन ले लिया, कंडक्टेंस का मात्रक लग दिया, और वोहम था जो वो प्रतिरोध का, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं जी बराबर, चूंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है 1/r। कंडक्टेंस को कैसे मापा जाता है, कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो 1/r। तो वैसा ही रेजिस्टेंस भी कंडक्टेंस का अपोजिट है, आर बराबर 1/, तो समझ में आया है, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। देखिए एक मान लिया कोई सर्किट, कहने का होता है एक बल्ब लगा हुआ है, ये लैंप है, और उससे एक स्विच लगाए और एक बैटरी लगाए, प्लस माइनस ये स्विच। तो जब तक स्विच ऑफ है तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि स्विच ऑन करेंगे विद्युत धारा यहां से यहां जाएगा, तभी क्या होगा, विद्युत धारा। अब देखिए स्विच ऑन कर दे और यहां से बैटरी हटा दे, तब विद्युत धारा जाएगा, तो नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी दुनिया का क्या, प्रकृति का कोई भी वस्तु है, यस मतलब मशीन है, सब के लिए कुछ सोर्स चाहिए। हम लोग भी खाते हैं तभी ना कोई काम करते, वैसे ही उसको भी सोर्स चाहिए। तो परिपथ के लिए यहाँ सोर्स चाहिए, यहाँ बैटरी लगाया गया है, जो सोर्स है, स्रोत है। तो जैसे स्विच ऑन इस ऑन करेंगे तो विद्युत धारा यहाँ से गुजरेगा, बल्ब से होते हुए यहाँ से होकर माइनस की ओर जाएगा, ये बल्ब, ठीक है। तो यहाँ जो बैटरी है वो क्या प्रदान कर रहा है परिपथ में, एक प्रकार का फोर्स या बल प्रदान कर रहा है, फोर्स को बल कहते हैं। तो बल प्रदान कर रहा है, वही बल क्या हो रहा है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। कब, तो स्विच ऑन कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो कहता है कि विद्युत वाहक बल वैसा बल जो विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको कैपिटल ई से सूचित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसको विद्युत वाहक बल। इसके आगे हम लोग चलते हैं, आगे है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब विभव। तो विभव क्या है, कहता है कि किसी वस्तु का वह वैद्युतिक स्तर जो वस्तु से पृथ्वी तक या पृथ्वी से वस्तु तक जाता है। एक बल्ब है, फिर सप्लाई से जोड़ दिए हैं और एक को क्या किए हैं, जमीन में जोड़ दिए। तो किसी वस्तु का वो वैद्युतिक स्तर जो पृथ्वी से वस्तु तक या वस्तु से पृथ्वी तक जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है या विभव कहलाता है। विभव मुख्यतः दो प्रकार के, ठीक है, धनात्मक विभव पॉजिटिव पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होगा, जब कोई धारा, ठीक है, वस्तु से पृथ्वी तक जाएगा, अर्थ की ओर जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल कराएगा, और जब अर्थ से मतलब जमीन से वस्तु तक जाएगा, ठीक है, उल्टा जाएगा, तो क्या होगा, तो नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। विभवांतर क्या है इसके बारे में समझना है। ठीक है, तो विभवांतर वो है कि कहता है कि जब किसी स्रोत से मतलब कोई लोड से सप्लाई दिया जाता है विद्युत धारा, तो दो माध्यमों के मध्य क्या होता है, कुछ अंतर पैदा हो जाता है। मान लो कोई बल्ब जोड़े, मान लो कोई सप्लाई स्रोत, यहाँ सप्लाई स्रोत है, जनरेटर है या बैटरी है, उससे एक बल्ब जोड़े हैं। ठीक है, बल्ब जोड़े हैं तो बल्ब तो प्रकाशित हो रहा है, तो यहाँ दो सिरों पर देखा गया कि कुछ अंतर पैदा हो रहा है, एक पर हाई है तो एक पर लो है, तो वही उसके मध्य जब मापेंगे वही क्या कहलाएगा, विभवांतर। विभवांतर को पढ़ाया वोल्ट मीटर से मापते हैं, इसीलिए इसको विभवांतर मापी भी कहा जाता है। ठीक है, विभवांतर मापी भी कहा जाता है, या ऐसे शॉर्ट में एक डिफिनेशन, विभव में हुए अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। उसके बाद है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो जिस धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए सॉकेट है, एक फेज रहता है दाहिने साइड, बाएं साइड न्यूट्रल और यहाँ मर्द। कहता है कि जिस धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहे, तो कहने का मतलब एक सेकंड में धारा इधर से इधर भी प्रवाहित होगा, इधर से इधर होगा। एक सेकंड में 50 बार मतलब 50 टाइम्स ये चेंज होते रहता है, वो प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग अल्टरनेटर के द्वारा, अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर, ठीक है, यूपीएस या इन्वर्टर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो अल्टरनेटर से सप्लाई प्राप्त होता है, वो एसी ही है। ठीक है, एसी शॉर्ट में कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, पूरा नाम। दूसरा है डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं डिस्ट धारा। तो डिस्ट धारा क्या है, तो जिस धारा की दिशा नियत, मतलब डिस्ट धारा जो है वो सदैव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही प्रवाहित, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी प्रवाहित नहीं। मतलब जिस धारा की दिशा नियत हो वो डिस्ट धारा कहलाती है। इसको हम लोग कहां से प्राप्त किया जा सकता है, बैटरी से, बैटरी या सेल, सोलर से, दो ही प्रकार से प्रवाहित प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के मुख्यतः 5 प्रभाव। तो सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब हिंदी में कहते हैं उष्मीय प्रभाव। तो उष्मीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, चालक थोड़ा सा गर्म, वो विद्युत धारा को उष्मीय प्रभाव। जैसे पतला चालक पे कोई भी से विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो गर्म होगा हल्का, मोटा चालक ज्यादा करंट पर गर्म होगा। लेकिन कुछ ऐसा चालक है, चालक नहीं वो असल में मिश्र धातु, जिसको से बाद धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो ज्यादा गर्म होगा, जैसे नाइक्रोम है, टंगस्टन है। ठीक है, तो ये सब जो पदार्थ है ज्यादा गर्म।
उसी का प्रयोग किया जाता है हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इमल्शन रॉड में, गीजर में, ये सब में प्रयोग किया जाता है पानी गर्म करने के लिए। कहने का मतलब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह क्या है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो वह प्रतिरोध के कारण वो चालक क्या हो जाएगा, गर्म। मतलब चालक क्या कर, प्रतिरोध क्या करेगा, विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करेगा, विरोध उत्पन्न करेगा, जिससे क्या होगा, चालक गर्म। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो चुंबकीय प्रभाव यह कहता है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा चालक के चारों ओर। बहुत सारा टेस्टर आ गया है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के मतलब चालक के खाली ऊपर रखेंगे तुरंत वो क्या होगा, टेस्टर बताने लगेगा कि करंट है कि नहीं। वो मैग्नेटिक फील्ड ही लेकर बतलाता है, मतलब चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसका उपयोग करके मोटर, जनरेटर, इस सब में प्रयोग होता है। तीसरा है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट कहता है क्या है कि इसमें क्या होता है, एक पात्र ले लेना, एक पात्र में क्या करना है, थोड़ा सा पानी भर देना है, पानी भरकर उसमें 2 प्लेट रख देना, कोई भी 2 अलग अलग प्लेट। तो मैं तांबा का एक लेता हूं, एक जस्ता ले रहा हूं, और उसे क्या करना है, विद्युत धारा गुजारना है। ठीक है, प्लेट से, और पानी में क्या करना है, थोड़ा सा साल्ट डाल देना है, साल्ट मतलब नमक, कि कंडक्टिविटी बढ़े। और उसके बाद जैसे ही विद्युत धारा डालिएगा, विद्युत धारा इसमें दीजिएगा, तो क्या होगा, क्योंकि नमक सोडियम और सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। सोडियम यहाँ क्या होगा, बूंद बूंद बैठने लगेगा सोडियम का पदार्थ, और क्या होगा, क्लोरीन गैस का यहाँ बबल्स पानी की ओर। इससे क्या पता चल रहा है कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए तो वह आयंस, मतलब एक धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। NaCl इसको तोड़ेंगे तो Na++ और प्लस Cl-, मतलब आयंस में विभक्त हो गया, धन आयन और ऋण आयन में विभक्त। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो वो आयंस में विभक्त हो जाता है। चौथा है रे इफेक्ट। रे इफेक्ट मतलब कहा जाता है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या है, कहता है कि जब उच्च वोल्टेज और बहुत ज्यादा उच्च वोल्टेज, मतलब लगभग 25,000 वोल्ट तक, और फ्रीक्वेंसी, हमारे घर में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहता है, लगभग 100 से 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उच्च वोल्टेज और उच्च फ्रीक्वेंसी किसी विसर्ग नली में दिया जाएगा। विसर्ग नली मतलब वैसा नली जिसके अंदर निर्वात किया, ठीक है, निर्वात किया गया हो, इधर फिलामेंट लगाकर इधर से धारा प्रवाहित कराया जाएगा, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज। तो जब ये प्रवाहित कराया जाएगा, तो जब ये हाई वोल्टेज प्रवाहित कराया जाएगा, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी प्रवाहित कराया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके मध्य से एक अदृश्य किरण निकलता है, जिसको क्या किया जाएगा, मिरर के सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मिरर के सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको कहा जाता है एक्सरे, अदृश्य किरण। और इस एक्सरे के द्वारा हड्डियों का छायाप्रति करने के लिए किया जाता है। सब कुछ का होता है, हड्डी टूट गया है, यहाँ छायाप्रति किया जाएगा। ठीक है, वही सब है। पांचवा है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। इसमें भी वैसा ही है लगभग, खाली यहाँ मिरर नहीं लगाते हैं। इसमें क्या है, मिरर नहीं लगाएंगे और हाई वोल्टेज नहीं देकर क्या करेंगे, एक चौक लगा देंगे, यहाँ सीरीज एक चौक लगा देंगे।
ठीक है। और जैसे ही सप्लाई देंगे, साधारण सप्लाई वोल्टेज 230 वोल्ट AC, ठीक है। विसर्ग नली रहेगा, इसके अंदर आर्गन गैस भर देंगे। विसर्ग नली मतलब इसके अंदर कुछ नहीं, निर्वात है, उसके अंदर आर्गन गैस भर देंगे और इसमें जब सप्लाई देंगे और एक चौक से क्या करेंगे, चौक लगा देंगे। तो जैसे ही सप्लाई देंगे 230 वोल्ट AC, 1 सेकंड के लिए यहाँ 1000 वोल्ट AC बनेगा। तो क्या होगा, इसके अंदर जो उपस्थित आर्गन गैस है वो आयोनाइज हो जाएगा। आर्गन गैस आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज जब होगा तो क्या होगा, अंदर फ्लूरेसेंट पाउडर का कोटिंग रहता है तो वो चमकने लगता है। कहने का मतलब करंट यहाँ से होकर यहाँ तक हवा में जाएगा, तो जिससे चमकना शुरू हो जाता है और लाइट देने लगता है, तो वो गैस आयोनाइजेशन प्रभाव कहलाता है। इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में और CFL कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप में किया जाता है। आप लोग देखे होंगे ये चीज के बारे में। आगे हम लोग पढ़ते हैं सर्किट, ठीक है। सर्किट मतलब होता है परिपथ। तो परिपथ क्या है, तो कहा जाता है कि हर जगह जैसे रोड है कि जिस पर गाड़ी व्हीकल्स दौड़ता है, ठीक है, मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, ट्रक है, सब। वैसे ही जो रेल का पटरी होता है उस पर रेल इंजन चलता है, रेल का ट्रेन चलता है, तो सब के लिए अलग अलग मार्ग बना है। तो वैसे ही परिपथ क्या है, जिसमें विद्युत, वैसा मार्ग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो परिपथ कहलाता है, ठीक है। परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के। पहला है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ। खुला परिपथ क्या है, जैसे ये है, एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ लैंप लगा हुआ है, स्विच S ऑन करेंगे, ऑन कर दिए, धारा, विद्युत धारा यहाँ से चलेगा और यहाँ आकर रुक जाएगा। बोलिए क्यों, क्योंकि यहाँ तार टूटा हुआ है, इसलिए ओपन सर्किट कहलाएगा। ओपन मतलब खुला सर्किट। खुला सब परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा, धारा यहाँ से वहां नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्लोज सर्किट, ठीक है। तो क्लोज सर्किट में क्या रहेगा, ये तार जुड़ा रहेगा और विद्युत धारा यहाँ से होकर प्लस से माइनस की ओर जाएगा, जिससे बल्ब प्रकाशित। क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट मतलब बंद परिपथ। तीसरा है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट मतलब यहाँ क्या हो गया, छोटा परिपथ, ठीक है। तो कहता है कि जिस परिपथ में विद्युत धारा ये उपभोक्ता है मतलब कंज्यूमर है, इससे होकर ना जाकर ऐसे ही डायरेक्ट चली जाती है किसी माध्यम से, तो वह शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में देखा जाएगा तो दोनों ओर प्लस बतलाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ आकर मिल जा रहा है, तो दोनों ओर प्लस दर्शाएगा। आपके घर में स्विच बोर्ड है, अगर आपके घर में स्विच बोर्ड में दोनों में फेज दर्शाता है, टेस्टर चेक करते हैं, तो दोनों में अगर फेज दर्शाता है तो समझ लीजिए शॉर्ट सर्किट है, आपके घर में कोई लाइट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, एक उच्च पोटेंशियल, एक निम्न पोटेंशियल, उच्च विभव निम्न होना चाहिए। तो कहने का मतलब किसी माध्यम से तार फेज से न्यूट्रल से मिल गया है, फेज बतला रहा है। यहाँ भी तार यहाँ से जा रहा है, तो ये बल्ब से होकर ना जाकर, ठीक है, बल्ब से होकर नहीं जाकर ये डायरेक्ट इसके माध्यम से चला जाता है, तो क्या गलत है, शॉर्ट सर्किट मतलब छोटा परिपथ कहा शॉर्ट। तो शॉर्ट सर्किट में कहा जाता है कि 2 से 2.5 गुना धारा बढ़ जाता है। कहने का मतलब पहले बल्ब जलता था, अगर धारा 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती थी, तो जब शॉर्ट सर्किट होगी तो 5 एम्पियर का 2.5 गुना कितना होगा, 12.5 एम्पियर के धारा, समझ आ रहा है, ये होगा। चौथा है लीकेज परिपथ।
लीकेज परिपथ। तो लीकेज परिपथ प्राय बारिश वाले दिनों में होता है। क्या होता है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थ। तो कभी कभी देखा जाता है कि फेज में टेस्टर लगाइएगा तो जलेगा, न्यूट्रल में भी जलता है और अर्थ में भी हल्का हल्का जलता है। तो ये प्राय बारिश के दिनों में, नमी वाले दिनों में होता है। क्या होता है कि पोल पर से जो तार आता है फेज का, उसके माध्यम से जल आकर आपके घर के स्विच बोर्ड में चला जाता है और जो अच्छा तरीका से फेज से जुड़ नहीं पाता है, तो इसलिए हल्का यहाँ लाइट आता दिखता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल पर भी जलेगा हल्का, अर्थ पर भी जलेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, लीकेज सर्किट। मतलब लीकेज हो रहा है कोई, या कहीं आपके वेंटिलेटर है घर में, उस पर से आपका वायरिंग का तार गया, उसमें पानी चला जाता है, स्विच बोर्ड में पानी चला जाता है, उससे भी लीकेज परिपथ उत्पन्न होता है। तो लीकेज परिपथ से कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन परिपथ होता है लीकेज, शॉर्ट सर्किट का संभावना बनाना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं परिपथ। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, कुछ प्रॉब्लमेटिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का पार्ट 2 आप अगले क्लास में देखिए, अगले वीडियो में देखिए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।